हेलो फ्रेंड्स, मैं अमितेश सोनी फिर से स्वागत करता हूं आपको सक्षम एकेडमी के प्लेटफॉर्म में। हम लोग यहां पे साइंस की एक सीरीज़ स्टार्ट है जिसमें हम आपको क्या कर रहे हैं, पार्ट बाय पार्ट सारी वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने पहले वीडियो में ये देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने स्टार्ट किया था, बट वहाँ पर हम लोगों ने डाइजेशन को समझा था। और डाइजेशन को समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि डाइजेशन अगर आप नहीं समझेंगे तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि डाइजेशन कैसी प्रोसेस है। ठीक, तो साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे ये भी समझ लिया था पिछली वीडियो में कि डाइजेशन जो होता है वो किस तरह की प्रक्रिया थी, है ना। और वहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म में तीन तरह की प्रोसेस होती हैं, कैटाबोलिक, एनाबोलिक, और दोनों को जब मिक्स कर देते हैं तो वो कौन सी प्रोसेस हो जाती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो वीडियो है वो आपको 3 पार्ट में मिलेगी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ कवर करेंगे, कुछ अच्छे अंग जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकेंड पार्ट में भी ऑर्गन का ही पार्ट रहेगा। थर्ड पार्ट में टंग और टीथ को हम लोग कवर करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेंगी और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे दे सकूं जैसे एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र में सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये एक तंत्र होता है, यानी कई अंग मिलके एक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग तंत्र को समझेंगे, एक एक ऑर्गन को लेके चलेंगे और एक एक ऑर्गन से जितने संबंधित क्वेश्चन होते हैं, जितने एंजाइम होते हैं, किस तरह से कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमें समझना है स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, स्टेप्स ऑफ डाइजेशन यानी पाचन के चरण, ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप पाचन के चरण को नहीं समझते तो कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है। और एक बार राजस्थान पीएससी में बड़ा अच्छा सवाल पूछा गया कि एसिमिलेशन क्या होता है, और वहीं से ये हुआ कि नहीं, पाचन के चरण पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो पाचन है ये टोटल 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में? 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। 5 स्टेप में चरण कंप्लीट होता है। हम क्या करेंगे, हर एक चरण को आपके इस डायग्राम में समझाते हुए चलेंगे। तो प्लीज़ देखिए, डायग्राम आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बट मैंने यहाँ पे डायग्राम क्यों बनाया, इसलिए बनाया ताकि आप पूरे डाइजेशन को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। आप ये ना कहें कि लीवर में भोजन जाता है, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जो पेंक्रियाज होता है और जो लीवर होता है वहाँ पे भी क्या जाता है, भोजन जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, पेंक्रियाज और लीवर दोनों क्या होते हैं, दोनों ग्लैंड्स होती हैं, दोनों ग्लैंड्स होती हैं, और यहाँ पे भोजन नहीं जाता है, यहाँ पे जो आप खाते हैं वो नहीं जाता है, केवल यहाँ से एंजाइम सिक्रेट होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो पार्ट है वो क्या है, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंजेशन। अब देखिए, इंजेशन क्या होता है, इंजेशन का मतलब होता है बकल कैविटी से, यानी मुख गुहा से यहाँ से भोजन को अंदर लेना, यहाँ से भोजन को अंदर लेना, ये क्या कहलाएगा, इंजेशन कहलाएगा। सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट होता है डाइजेशन। डाइजेशन यानी पाचन। पाचन का मतलब होता है वेरियस टाइप के एंजाइम से, बहुत प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं और उन एंजाइम से भोजन को क्या करना, छोटे भागों में तोड़ना, ये कहलाएगा पाचन। ठीक, तीसरा पार्ट होता है एब्जॉर्प्शन। तीसरा पार्ट होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। अब ध्यान दीजिएगा,
आपने पढ़ा पाचन। पाचन यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। अब देखिए, जब छोटे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे तो छोटे मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी ऑर्गन के जो इंटरनल सरफेस है, आंतरिक जो सरफेस है, वहाँ से क्या होगा, अवशोषित होगा। ठीक है, वहाँ से क्यों अवशोषित होगा, क्योंकि हम लोग एनर्जी के लिए तो खाना खा रहे हैं, तो खाना क्या होना चाहिए, अवशोषित होना चाहिए। तो तीसरे स्टेप में आप लोग क्या पढ़ेंगे, अवशोषण। ठीक है, यहाँ पे केवल आपको मतलब समझना है, और अगर आप मतलब समझते गए तो आगे के जो पार्ट्स आएंगे उसमें आप क्लियर कट में चीज़ों को समझ पाएंगे। जो हमारा चौथा होगा वो कहलाएगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। आप देखिए, ये राजस्थान पीएससी में यही सवाल पूछा गया कि एसिमिलेशन क्या है, स्वांगीकरण क्या है। तो ध्यान रखिएगा, एसिमिलेशन का मतलब होता है जो चीज़ अवशोषित हुई है, पोषक तत्व जो अवशोषित हुए हैं उन्हें कोशिकाओं तक पहुंचाना, उन्हें कोशिकाओं तक पहुंचाना। अब कोशिकाओं तक पहुंचेगा तो किसके माध्यम से पहुंचेगा, ब्लड के माध्यम से पहुंचेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी डेफिनेशन देनी है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल, किसके, न्यूट्रिशन मॉलिक्यूल। ठीक है, न्यूट्रिशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लड के थ्रू कोशिकाओं तक जब पहुँचते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। एकदम क्लियर कट में ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब लास्ट में जो है वो क्या है, डेफिकेशन। डेफिकेशन यानी क्या कहलाएगा, बहिर्क्षेपण। बहिर्क्षेपण। अब देखिए, ये बहिर्क्षेपण क्या होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे होंगे जिनका पाचन नहीं हो पाएगा, यानी जो फूड मटेरियल अनडाइजेस्ट है, यानी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अगर वो आपके बॉडी में रहेगा तो पॉइजनस सब्सटेंस को बनाएगा, या आप कह सकते हैं कि विषाक्तता को जनरेट करेगा, है ना। और विषाक्तता अगर आपके शरीर में बढ़ती है तो आपका जो शरीर है उसमें कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट जाएगा। तो जो अपचित भोजन है, इस अपचित भोजन को हमें शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, और ये जो प्रक्रिया है ये क्या है, बहिर्क्षेपण है। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बहिर्क्षेपण कहलाएगी। अब देखिए, एसएससी में एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा गया। एसएससी में एक सवाल पूछा गया कि बताइए कि बहिर्क्षेपण की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है, बहिर्क्षेपण की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है। अब यहाँ पे अगर बहिर्क्षेपण की प्रक्रिया, जैसे आप आगे चल के उत्सर्जन पढ़ेंगे, और उत्सर्जन में ये बताया जाता है कि जो विषाक्तता वाले विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो उत्सर्जन कहलाती है। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मटेरियल जो पचा नहीं है उसको हम शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। तो कई लोग ये भी समझ लेते हैं कि बहिर्क्षेपण की जो प्रक्रिया है ये भी क्या है, एक तरह की उत्सर्जन की प्रक्रिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं है। बहिर्क्षेपण पाचन तंत्र का या पाचन की प्रक्रिया का एक भाग है। बहिर्क्षेपण उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं बोर्ड से थोड़ा साइड हटता हूँ। ये जितनी चीज़ें हुई हैं ये हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब चलिए चलते हैं अपने अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, अगले पार्ट में हम लोग एक एक ऑर्गन्स को उठाएंगे और उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब देखिएगा, ये जो आपका अगला पार्ट है, मतलब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, आपका जो ये पूरा डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम से एक एक ऑर्गन्स को उठाएंगे और इन ऑर्गन्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका सबसे पहला ऑर्गन है बकल कैविटी। अब बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यहीं से सवाल उठ रहे हैं और यहीं पे आपको ध्यान देना है, बहुत अच्छे से समझना है। देखिए
आपका पहला ऑर्गन है बकल कैविटी। बकल कैविटी, इसको हिंदी में कहते हैं मुख गुहा। आप देखिए मुख गुहा से क्या होता है, ये आपको छोटी छोटी बातें यहां से ध्यान देनी है। तो मुख गुहा से हम क्या करते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं, भोजन को अंदर लेते हैं, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है पाचन शुरू होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब बच्चों से सवाल पूछा जाता है कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो वो ये सोचते हैं कि जब हम इन ऑर्गन्स में पहुँचेंगे, जब हम इन ऑर्गन्स में पहुँचेंगे तब पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाती है, पाचन की प्रक्रिया बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। आप देखिए बकल कैविटी में क्या होगा, बकल कैविटी में लार होगा, क्या होगा, लार होगा, ठीक, स्लाइवा होगा। और ये लार कहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा लारीय ग्रंथि से। ध्यान दीजिएगा, कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे, तो अगर मैं हिंदी लिख रहा हूँ तो उसकी इंग्लिश बोलूँगा, और अगर इंग्लिश लिख रहा हूँ तो उसकी हिंदी बोलूँगा। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक। देखिए यहाँ पे सॉरी लार निकलेगा, और लार किससे निकलेगा, लारीय ग्रंथियों से निकलेगा, यानी स्लाइवरी ग्लैंड से निकलेगा। अब चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं कि स्लाइवरी ग्लैंड्स होती कितनी हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइवरी ग्लैंड्स। अब स्लाइवरी ग्लैंड्स 3 प्रकार की होती हैं, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड। ये 3 ग्रंथियां आपको मुख में मिलेंगी, और इन तीनों ग्रंथियों से क्या निकलेगा, लार निकलेगा, ठीक। अब देखिए जब हम बात करते हैं सबलिंगुअल की, तो ये जीभ के नीचे आपको मिलेगी। प्लीज इसके आगे जीभ लिख लीजिएगा, टंग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे सबलिंगुअल में ये जीभ के नीचे आपको मिलेगी, और यहाँ से लार निकलेगा। सब मैंडिबुलर, कई बुक में ये सब मैक्सिलरी भी लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी दोनों एक ही ग्लैंड है, और ये कहाँ पाई जाएगी, ये जबड़े के नीचे मिलेगी, ठीक है। और सबसे लास्ट में है पैरोटिड, और ये पैरोटिड कहाँ मिलेगा, ये पैरोटिड मिलेगी आपको जीभ के कान के नीचे, सॉरी कान के नीचे मिलेगी। अब फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, 3 ग्रंथियां हैं। पहली ग्रंथ है सब लिंगुअल, ये मिलेगी जीभ के नीचे। दूसरी ग्रंथि है मैंडिबुलर, ये मिलेगी जबड़े के नीचे। तीसरी ग्रंथि है पैरोटिड, ये मिलेगी कान के नीचे। और ये सब कैसे होंगी, जोड़े में होगी। अब मुझे आप लोग एक बार खुद एक्सपीरियंस करके बताइए, जब आप खाना खाते हैं तो सबसे ज़्यादा दबाव कहाँ पड़ता है। तो ध्यान रखना बच्चों, सबसे ज़्यादा जो दबाव इन्हीं 3 जगह पे पड़ता है, कान के नीचे, जबड़े के नीचे और जीभ के नीचे। और ये दबाव क्यों पड़ता है, ये दबाव इसीलिए पड़ता है ताकि लार उत्पन्न हो सके। जब इन ग्रंथियों में दबाव पड़ेगा तो आपके मुख में लार आएगा, ठीक, समझ में आ गया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जब हम चबाते नहीं हैं और कोई खट्टी चीज़ देख लेते हैं फिर भी लार क्यों आ जाता है, दबाव तो नहीं पड़ा। तो ध्यान रखना बेटा, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। कभी कभी हम जिंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो हमारे रिफ्लेक्स में चला जाता है, बायोलॉजी में आगे चल के पढ़ेंगे, है ना, और हम नहीं सोचते तब भी वो काम हो जाता है। आपके शरीर ने खट्टा खाया है, आपके मुख ने, और उस खट्टेपन का एहसास आपको है, तो जैसी खट्टी चीज़ देखते हो लार अपने आप आ जाता है, ठीक है। बचपन में अगर आपने साइकिल सीखा है तो जवानी में या बुढ़ापे में जब भी आपको साइकिल मिलेगी आप उसको चला लेंगे, आप भूलेंगे नहीं। वैसे ही ये चीज़ है, ठीक है, वैसी ये चीज़ है। यहाँ पे खट्टी चीज़ें देख के अपने आप लार आ जाता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन है, वो पावलोव इफेक्ट है एक, उसको आगे चल के हम बताएंगे। पावलोव ने एक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, वो चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो लार ग्रंथि है, इस लार ग्रंथि से अब आपको क्या पढ़ना है, एंजाइम पढ़ना है।
तो ये जो लार ग्रंथि है यहाँ पे 2 एंजाइम आपको मिलेंगे। ठीक, लार ग्रंथि से 2 एंजाइम मिलेंगे। पहला होगा टाइलिन, पहला एंजाइम होगा टाइलिन और दूसरा एंजाइम होगा माल्टेज। बड़े ही ध्यान से सुनना, टाइलिन और माल्टेज। अब यहां पे समझिए, जो टाइलिन और माल्टेज है ये कहां से निकलेगा? लार ग्रंथियों से निकलेगा। अब आपको याद क्या करना है कि टाइलिन और माल्टेज करते क्या हैं। तो टाइलिन क्या करेगा? स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टेज में, स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टेज में। और ये जो माल्टोज है ये क्या करेगा? माल्टेज जो है ये क्या करेगा? माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। ठीक, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, जब कभी आप रोटी खाते हो और रोटी चबाते चबाते आपको मीठापन का एहसास होने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके लार में 2 एंजाइम होते हैं। जो पहला एंजाइम है टाइलिन, टाइलिन की स्पेलिंग पी से चालू होती है, इसलिए इसको पटाइलिन मत बोलिएगा, ये टाइलिन है। टाइलिन क्या करता है? जो रोटी में स्टार्च है, स्टार्च को हिंदी में मांड बोलते हैं। ठीक, तो जो आपके रोटी में मंड है या मांड है, जो भी है स्टार्च, वो किस में बदल जाएगा? वो माल्टोज में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? माल्टोज में। और दूसरा एंजाइम होगा माल्टेज, जो क्या करेगा? माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा। और ग्लूकोज क्या होता है? मीठा होता है। तो ग्लूकोज मीठा होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? आपको मीठेपन का एहसास होता है, थोड़ा सा स्वीटनेस रोटी में आ जाती है। ठीक, तो ये तो था पूरा आपका बकल कैविटी, यानी यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरा है आपका ऑइसोफेगस। अब यहां पे ये समझना है कि ऑइसोफेगस क्या करता है। ऑइसोफेगस, इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी, ग्रसनी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? ग्रास नली भी बोलते हैं। ठीक, इसको ग्रास नली भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रास नली भी बोलते हैं। वैसे ऑइसोफेगस बोलते हैं या ईसोफेगस भी बोलते हैं। कई बुक में ओ से स्पेलिंग चालू है, कई में ई से चालू है। तो यहाँ पे बच्चों आपको केवल इतना ध्यान देना है कि ऑइसोफेगस भोजन को स्टमक तक पहुँचाता है और कुछ नहीं करता। ऑइसोफेगस भोजन को स्टमक तक पहुँचाता है। ठीक, दूसरी बात क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। क्रमाकुंचन गति क्या होती है? पेरिस्टालिक मूवमेंट, पेरिस्टालिक मूवमेंट पाया जाता है। अब पेरिस्टालिक मूवमेंट क्यों पाया जाता है? ऊपर से धक्का लगाया जाता है जिससे भोजन अंदर की तरफ जा सके। अगर धक्का नहीं लगेगा तो कहीं ना कहीं आपकी आइसोफेगस चोक कर जाएगी और खाना नीचे नहीं जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्रमाकुंचन की गति पाई जाती है। 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं। पुरुषों में क्रमाकुंचन की गति एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है। ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, छोटी आंत बड़ी आंत, इन सब में क्रमाकुंचन की गति पाई जाती है पुरुषों में। और महिलाओं में 2 जगह पाई जाती है। कहाँ पे? पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल में, और दूसरी जगह कहाँ? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। ठीक, क्रमाकुंचन की गति की वजह से ही डिलीवरी आसानी से हो पाती है। ध्यान रखिएगा, अगर क्रमाकुंचन की गति ना हो तो डिलीवरी होने में प्रॉब्लम होती है। तभी अब कभी आपने देखा होगा कि डिलीवरी के समय ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर डॉक्टर क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं या ऐसे इंजेक्शन देते हैं ताकि क्रमाकुंचन की गति बढ़ सके। ठीक है, जनरली हार्मोन का ही इंजेक्शन होता है। इसलिए आप देखे होंगे कि जब ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जनरली किस पे प्रयोग किया जाता है? गाय भैंस के दूध निकालने में। ठीक है, और वही ऑक्सीटोसिन कहीं ना कहीं हमारे घर पहुंच जाता है और प्री मैच्योर डिलीवरी जैसी समस्याएं पैदा होती हैं, यानी सतमासा जिसको बोलते हैं, 7 मंथ में बच्चे का पैदा हो जाना। तो ये समस्याएं इसीलिए होती हैं क्योंकि क्रमाकुंचन की जो गति है वो बहुत जल्दी आ जाती है और वहाँ पे प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के वीडियो में, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही रखते हैं।
सेकेंड पार्ट में हम लोग स्टमक के आगे बढ़ेंगे और आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए। चलते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।